नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। तो लोकसभा चुनाव अब बहुत ज्यादा करीब आ चुके हैं। इंडिया और एनडीए की लड़ाई लगभग तय मानी जा रही है। जो उम्मीदवार हैं उनकी भी घोषणा की जा रही है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी दो राज्यों में फंसती हुई नजर आ रही है। एक राज्य है बिहार और एक राज्य है महाराष्ट्र। 40 और 48 यानी कि कुल मिलाकर 88 लोकसभा की सीटें हैं जो फंसी हुई फिलहाल नजर आ रही हैं, क्योंकि जो गठबंधन के सहयोगी हैं इसमें परेशानी बने हुए हैं। क्या है इन दोनों राज्यों का समीकरण, समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जी मौजूद है। संजीव जी, किस तरह से इन दो राज्यों का समीकरण देखा जाए और दो राज्यों के जो सहयोगी हैं उनके साथ वो सामंजस्य नजर नहीं आ रहा है जो बाकी और जगहों पर नजर आ रहा है। यूपी में मान लीजिए, जैसे अब राजभर जी को मंत्री पद मिल ही गया है तो वो भी जितनी सीटों पर कंपैटिबल होंगे अपना देख लिया जाएगा, लेकिन सीटें घोषित कर दी गई हैं वहां पर भी, और राज्यों में भी किया गया है और राज्यों में भी सहयोगी है। लेकिन बिहार और महाराष्ट्र को लेकर सबसे ज्यादा परेशानी आखिरकार भारतीय जनता पार्टी को क्यों हो रही है, और वहां पर एक भी सीट अभी तक तो नहीं आई, और दूसरी जो लिस्ट आएगी उसमें भी अभी लग रहा है कि देरी होगी इन दो राज्यों की वजह से ही। हिमांशु, आपने ये बात सही पकड़ी है कि बिहार, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश ये आधार हैं। दरअसल एनडीए की जो ताकत 2019 में आई थी उसकी, आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में 80 में से 62 सीटें अकेले भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी और सहयोगियों की 2 सीटें भी थी। इसके अलावा बिहार में 39 सीटें 40 सीट में से जीती गई थी और महाराष्ट्र में भी 48 में से 42 सीटें जीती गई थी। तो जाहिर है कि जो मैक्सिमम सीटें आई थी वो इन 3 राज्यों से मिली थी। हालांकि इसके बाद जो दूसरे राज्य हैं वहां से भी टोटल सीट्स आई थी, लेकिन उनका आंकड़ा कम है। जैसे कि 25 सीटें हैं राजस्थान से, 26 सीटें गुजरात से। तो जाहिर है कि जब इस तरह की बातें सामने आती हैं कि सहयोगियों से बात बन नहीं रही है, तो ये अपने आप में एक ऐसी बात हो जाती है जो नेतृत्व को परेशान कर सकती है। और शायद इसीलिए आज रात अमित शाह महाराष्ट्र में है और वो कई जगहों पर मीटिंग्स करते हुए मुंबई पहुंच चुके हैं। और मुंबई में उनका अब से कल तक का कार्यक्रम ही यह है कि वो गठबंधन सहयोगियों के साथ मिल बैठ करके उस फंसे हुए पेज को खोल दें जो अभी तक सीटें तय नहीं होने दे रहा है। ऐसा नहीं है कि इंडिया गठबंधन ने सीटें तय कर ली हैं। नहीं, इंडिया ने नहीं किया है। एनडीए मजबूत है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व उसमें है और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व अपने आप में वैसा ही मजबूत है। बावजूद इसके सवाल तो यही उठ रहा है, इंडिया चलिए मान लीजिए बिखरा हुआ है तो एनडीए भी बिखरा हुआ है, इस बात को भी मान लिया जाए क्या इन दो राज्यों में? वो तो इस बात पर निर्भर करता है कि अगर चीजें ठीक से तय नहीं हो पाती हैं। उत्तर प्रदेश का जहां तक सवाल है, उत्तर प्रदेश में भी ये तनाव था कि कैसे चीजें संभलेंगी। ऐसे में जबकि अनुप्रिया पटेल की पार्टी ने कहा था कि हमें 2 से ज्यादा लड़ना है इस बार, और ये मांग हो रही थी राजभर जी के द्वारा कि जब तक आप कैबिनेट का विस्तार राज्य में नहीं कर लेते हैं तो सीटों के फाइनलाइजेशन को हम कैसे फाइनल मानते हैं। या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल के साथ जो बात थी वो पूरी तरह से मोहर तब तक नहीं जब तक लग पाया था, लेकिन देखिए उसको सल्टा लिया गया। नहीं, इन जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, तो अब देखिए जैसे ये महाराष्ट्र का मामला और रहा बिहार का मामला, तो बिहार और महाराष्ट्र इन दोनों जगहों पर भी इनके सहयोगी हैं। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में सहयोगियों के साथ बात को बनाया गया, उसी प्रकार महाराष्ट्र और बिहार में सहयोगी उत्तर प्रदेश की तुलना में थोड़े ज्यादा सबल है, मजबूत है। तो उनके साथ बातें जो है वो उस तरीके से ही होंगी। देखिए उत्तर प्रदेश में कोई भी ऐसा सहयोगी नहीं है जिसे भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई विकल्प हो जिसमें वो बहुत ज्यादा अपने प्रोस्पेक्ट्स देख रहा हो। जाहिर है कि महाराष्ट्र और बिहार में ऐसी स्थिति नहीं है, मजबूत विकल्प वहां पर मौजूद है
और नीतीश कुमार जैसे अगर मान लीजिए क्रॉसओवर नहीं करते तो महागठबंधन मजबूत ताकत थी वहां पर। अगर जिस तरह से टूटी है वहां पर इंडिया गठबंधन की टीम जो है, पार्टियां दो धड़ों में बांट दी गई हैं और फिर चुनाव आयोग ने रिकॉग्नाइज कर दिया है, तो वहां पर जो चैलेंजेस हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए वो ज्यादा बड़ी है। और शायद यही वजह है कि महाराष्ट्र और बिहार को अलग तरीके से ट्रीट किया जा रहा है और खुद अमित शाह वहां पहुंचे हैं। अमित शाह जी पहुंचे हैं और हो सकता है वो कुछ निर्णय पर पहुंचे, लेकिन उससे पहले की स्थिति क्या है, एक एक राज्य करके बात करें। महाराष्ट्र में शिंदे और पवार ये दो वही गठबंधन चाह रहे हैं जो जिस तरह से पहले हुआ था, या फिर क्योंकि शिवसेना पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ में थी तो जितनी सीटें वो चाह रहे थे, इस बार भी शिंदे साहब चाह रहे हैं। एनसीपी की तरफ से ये कहा गया है, अजीत पवार की तरफ से, कि हमारे चाचा जितने पे लड़ा करते थे उतने पे लड़ेंगे। तो क्या समझौता करेगी भारतीय जनता पार्टी, ये बड़ा सवाल है। जैसे इंडिया में हम बात करते हैं कि जैसे आपने कहा ना कि बराबरी के हैं या फिर दोनों मजबूत हैं, इधर कांग्रेस भी है, इधर मान लीजिए ममता बनर्जी है, तो टक्कर इस बात की है कि हम ज्यादा लड़ेंगे, अपना वो डोमिनेशन दिखाने की कोशिश होती है। तो महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है उसमें डोमिनेशन दिखाने का जब नंबर आएगा तो क्या भारतीय जनता पार्टी अपने आप को थोड़ा नरम करेगी, कर पाएगी, और नहीं कर पाएगी तो फिर स्थिति क्या बिगड़ सकती है? इस मामले में तो बड़े स्पष्टता के साथ कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार कोई भी रियायत नहीं बरत रही है सहयोगियों के साथ। वो बड़ी ही निष्ठुर और निरंकुश तरीके से अपने हितों की रक्षा कर रही है और ये एहसास होगा, नीतीश कुमार को भी एहसास होगा ये, और ये एहसास महाराष्ट्र के सहयोगियों को भी होगा। आपने कहा महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। मंसूबे क्या है पहले ये जान लेना जरूरी है। आज की तारीख में मुख्यमंत्री हैं शिंदे साहब। आपने कहा वो वही चाहते हैं नंबर ऑफ सीट्स जो उद्धव ठाकरे को मिला करती थी, एकदम सही बात है। और वो चाहते हैं कि वो 22 सीटें लड़े, अकेले दम वो 22 सीटें लड़ना चाहते हैं आज की तारीख में। 48 में से 22 सीटें चाहती है शिवसेना शिंदे ग्रुप कि हम लड़े। उनकी मजबूरी समझिए कि क्या है। 16 एमपी उनके पास इस वक्त हैं जो कि जीत करके उस वक्त आए थे उद्धव ठाकरे की जब टीम थी पूरी शिवसेना, और वादा ये था कि आप मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं तो हमें केंद्र में मंत्री तो आप बनवाएंगे ही। और उसी बात पर सब लोग इनके साथ आ गए थे। याद कीजिए वो जून 2021 की घटना, गुवाहाटी जाना, तमाम शिवसेना का जिस तरह से टूटना हुआ था, तो उन्होंने कहा था एवं मस्तु। भारतीय जनता पार्टी ने भी कहा था एकदम बिल्कुल सही एवं वस्तु, लेकिन ऐसा हुआ तो नहीं, कोई एक्सपेंशन नहीं हुआ, मंत्री नहीं बन पाए वो तमाम लोग जो कि उद्धव ठाकरे को छोड़ करके आए थे। अब ये बात हो रही है कि कम से कम टिकट तो दिलवाओ, टिकट तो दिलवा दोगे ना, क्योंकि हम जितने जीते हैं और हम जितने दावेदार हैं उनको अकोमोडेट तो होगा ना। और ऐसे में 22 सीटें मांगने के अलावा शिंदे के पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि अगर वो नहीं दिलवा पाते हैं तो फिर कई सांसद ऐसे होंगे जो नाराज हो जाएंगे, उनकी पार्टी में विखंडन का खतरा हो जाएगा। कोई बहुत नेचुरल लीडर शिंदे है ऐसा नहीं है। हाँ। एक परिस्थितियां ऐसी बनाई गई जिसमें कि वो नेता बन गए। स्वाभाविक नेता उद्धव ठाकरे और बाला साहब ठाकरे की विरासत वो वाली बात तो है नहीं, तो वहां वो मामला फंस रहा है। अब आ जाइए अजीत पवार, इनका मंसूबा क्या है? कम से कम 10 सीट, यानी कि हम इससे नीचे नहीं मानने वाले हैं। अब 10 सीट, और उन्होंने ये भी कह दिया है कि देखिए बारामती तो हम खुद लड़ेंगे, हमारी पत्नी लड़ेंगी, यानी कि शरद पवार के लिए वो एक भी सीट नहीं छोड़ रहे हैं। इतना ज्यादा वो उस खेमे से दूर हो चुके हैं। तो अगर 32 सीटें 22 और 10 32 तो ऐसे ही हो जाती हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी जो कि इन दोनों को लेकर के सरकार में बिठाई है, वो उम्मीद किया जा सकता है कि 48 में से 32 हटा दे 16 सीटों पर लड़ेगी? क्या वो ऐसा करने जा रही है? जी कतई नहीं करने जा रही है। और ऐसे में हमारी जो जानकारी है उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी की कोशिश यही है कि वो ज्यादा से ज्यादा सीट लड़े, वो 25 लड़े, वो 28 सीट लड़े, ताकि वो इस बात को सुनिश्चित कर सके कि अगर कोई सहयोगी कल को भाग जाता है, जैसे उद्धव ठाकरे चले गए, जैसे नीतीश कुमार चले गए, तो फिर कम से कम हमारी ताकत जो है वो हमारे ही पास रहे।
ये बहुत जरूरी है। और ऐसे में एक बहुत ही तनावपूर्ण स्थिति है, ऊपर से हमें नहीं दिख रही है, अंदर खाने बहुत खींचता। आपने कहा कि शिंदे अगर इतनी सीटों पर नहीं लड़े, 22 सीटों पर नहीं लड़े, तो उनकी पार्टी मतलब जो उन्होंने कुनबा इकट्ठा किया है उसमें भी टूट फूट हो सकती है और हो सकता है उद्धव की तरफ लोग चले जाएं। ये मजबूरी शिंदे साहब की है, भारतीय जनता पार्टी की नहीं, मजबूरी मैंने ये नहीं कहा कि उद्धव की तरफ चले जाएंगे, नहीं टूट हो सकती है कुछ और अब उसमें कुछ करेंगे भी हो क्या, सकता है। अब करेंगे क्या, बागी ऑप्शन तो हो जा यही है। सकते हैं, लड़ जा सकते हैं, वो उधर भी चले जा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। देखिए, ये बात आप सही कह रहे हैं हिमांशु कि एक भावना उद्धव ठाकरे को लेकर है। जैसे होता है ना कि आपसे कोई चीज छीन ली गई तो आपके प्रति एक अंडरडॉग वाली जो एक स्वाभाविक फीलिंग होती है लोगों की, वो होती है और वो है, वो स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रही है वहां उद्धव ठाकरे के लिए। तो हो सकता है कि कुछ इस तरह की भी बातें हो। तो अगर वो उधर चले जाएंगे तो फिर शिंदे साहब की ताकत क्या ही रह जाएगी। शिंदे साहब तो फिर से कुंद हो जाएंगे और फिर कुंद पार्टी को साथ में रखना भारतीय जनता पार्टी के लिए तो और भी स्थिति खराब हो जाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी या तो समझौता करे, वहां पर पेज तो यही फंसा हुआ है ना, मेन पेज तो यही है कि सीट शेयरिंग में कौन कितनी सीटों पर लड़े और ताकत कितनी है। क्या क्या शिंदे की इतनी ताकत है आज की तारीख में कि वो 22 पर लड़कर 20 जीत जाए? क्या उतनी ताकत लगती है उनकी, क्या उतनी हैसियत है राजनीति में? देखिए, शिवसेना की जो ताकत है, जैसे कि आप जानते हैं मुंबई थाने रीजन में है, उसके आगे जो है वो उसकी ताकत क्षीण होती जाती है। मुंबई थाने, कोंकण क्षेत्र, इन सबों में उसकी ताकत है। वो ताकत, ये बड़ा स्वाभाविक प्रश्न है कि अभी किसके साथ है। उद्धव ठाकरे के साथ वो स्वाभाविक रूप से चली गई है या शिंदे जो कि अभी सत्ता में है। आप पूछेंगे ठाणे में किसके पास है, तो ठाणे से आते हैं शिंदे, तो वो उनके पास है, वहां तो वो मजबूत रहेंगे, लेकिन बाकी के क्षेत्रों में क्या होगा। और आपसे जब बात हुई है तो ये भी कई बार हम लोगों ने चर्चा की है कि आखिर मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव अभी तक क्यों नहीं हुए हैं। अगर शिंदे के आने के बाद इतनी मजबूत हो गई है ये एनडीए गठबंधन, तो वो चुनाव हो गए होते। ये ढोल में पोल चल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है महाराष्ट्र में इस वक्त जो सरकार चल रही है वो कहने को तो शिवसेना खींचकर चली आई है, पूरी एनसीपी खींचकर चली आई है, लेकिन ऐसा है नहीं। जमीन पर स्थिति उतनी मजबूत नहीं है क्योंकि जो कोर नेता है, जो केंद्र है, वो तो अभी दूर ही खड़ा है। तो ऐसे में उनसे आपने कुछ अगर दूर कर लिया है तो वो कुछ विधायक, कुछ सांसद हैं, तो उनके सहारे आप इलेक्शन में जाकर कुछ बहुत बड़ा कमाल कर देंगे। और जनता तो देख ही रही है, जनता भी तो देख रही है, वोट करने जाएगी तो ये सब चीजें उसके दिमाग में भी रहेंगी ना। तो स्थिति खराब है वहां पर। शख्स आया है या उसका अक्स आया है है ना। बाला साहब आए हैं या फिर वो बाला साहब की विरासत आई है या फिर विरासत की छाया आई है। आने को किसी चुनाव से तो आए नहीं है। चुनाव एक हो चुका था, उसमें हमारे संविधान में जो लूपहोल्स हैं उसका लाभ उठाते हुए चले आए हैं। आपने देखा स्पीकर साहब ने कितने लंबे अवधि के बाद फैसले दिए। चुनाव आयोग का भी फैसला उन्हीं के पक्ष में आया जिन्होंने पार्टी तोड़ी थी। तो बहुत सी चीजें हैं जो लोकतंत्र में लूपहोल्स हैं, उसके जरिए भी हो जाती हैं। स्वाभाविक तरीके से फील्ड में जाकर अपनी ताकत का आकलन करना, उसको चुनाव कहते हैं। अच्छा, संजीव त्रिवेदी जी का आकलन क्या है 48 सीटों में से आज की तारीख में अगर होता? बहुत सारे सर्वेज भी आ रहे हैं, मैं आपसे कहूंगा कि आप बताइए कि आपका आकलन क्या है। 48 में से कितनी सीटें एनडीए को जा सकती हैं और कितनी सीटें इंडिया को जा सकती, क्या कोई अनुमान? मतलब देखिए, आज की स्थिति को देखते हुए आप आंकड़ों में जाए उससे बेहतर हालातों में जाने की बात होगी। देखिए, ये जो जितने भी नाम आपने लिए, इन नामों में कोई ताकत नहीं है। अपनी सीटें या कुछ क्षेत्र अपना उसको छोड़ दीजिए। आज भी शरद पवार को बारामती में हराना आसान नहीं होगा अजित पवार के लिए। तो शरद पवार तो बहुत कमजोर हो गए हैं, फिर भी तो आप कुछ क्षेत्रों को छोड़ दीजिए। थाने में अभी भी मजबूत रहेंगे शिंदे, पर हालात जो है वो आज महत्वपूर्ण हो गए। आज की तारीख में स्थिति ये है कि ये जितने नाम हम लोगों ने लिए, ये सब महाराष्ट्र में कमजोर नाम है। और ये शिंदे या ये पवार, अजित पवार, ये तमाम लोग
एक ही नाम पर टिके हुए हैं, जिसका नाम नरेंद्र मोदी है। अच्छा चलिए, ये एनडीए में स्थिति कमजोर है, एमवीए की बात करते हैं। एमवीए जो पुराना एमवीए था, और मान लीजिए टूट नहीं हुई है, और वो खेमा अपने आप में मजबूत है, क्योंकि एक टाइम कहा जा रहा था कि महाराष्ट्र में हमने देखा कि एमवीए किस तरह से हावी था और भारतीय जनता पार्टी किस तरह से बैक स्टेप थी। अगर एमवीए की स्थिति का आकलन किया जाए, इंडिया एनडीए चलिए मान लीजिए कमजोर इस टाइम अपनी उलझनों में है, क्या एमवीए भी उलझनों में है, इंडिया गठबंधन भी उलझनों में है? क्योंकि सीट शेयरिंग तो वहां पर भी ऐसा बहुत ज्यादा आगे बढ़ गई हो, ऐसा नजर नहीं आता है, लेकिन बुधवार को एक निर्णायक बैठक एमवीए में भी है, महाविकास अघाड़ी में भी बैठक है, और आज ही वहां के कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने यह घोषणा की है। उसमें दिक्कत आ रही है कि सबसे ज्यादा सीट जो है वो मांग रही है शिवसेना उद्धव ठाकरे की। तो वो अगर अपने डिमांड्स को थोड़ा सा कट करते हैं तो वहां बहुत ज्यादा झंझट नहीं है, क्योंकि महाविकास अघाड़ी में प्रकाश अंबेडकर को भी लाना है। तो सब लोगों को जोड़ने के लिए सबको थोड़ा थोड़ा छोड़ना होगा। और देखिए, हारे को हरिनाम, वहां खींचतान की वजह बहुत ज्यादा नहीं है। तो वो लोग तो अभी बैकफुट पर हैं और वो इंप्रेशन नहीं देना चाहते हैं कि हम आपस में लड़ रहे हैं। भागते भूत की लंगोटी ही सही है। लेकिन हाँ, लेकिन ये जरूर है, देखिए, एक फैक्टर के तौर पर नरेंद्र मोदी और लोकसभा इलेक्शन ये पैरेलल चलाने की एक कोशिश है। जमीन पर लोग बाग क्या इसको महसूस करते हैं वो तय करेगा, ये नाम तय नहीं करेंगे। हाँ, ये जरूर है कि उद्धव ठाकरे को इस बात का फायदा होगा कि उनके साथ एक घटना घटी है और बहुत से लोगों को लगता है उनके साथ अन्याय हुआ है। ये बहुत से लोगों को ये लगता है कि शरद पवार जैसे बहुत पुराने नेता को एक ऑनरेबल एग्जिट मिलना चाहिए था, जो नहीं दिया गया। बहुत से लोगों को लगता है सरकार छीनी गई थी। पर ये तमाम बातें विधानसभा चुनाव की बातें हैं। लोकसभा चुनाव जो है वो दिल्ली में सत्ता चुनने के लिए है। तो विधानसभा के भीतर घटित घटनाएं क्या लोकसभा के चुनाव को प्रभावित करेंगी, एक प्रश्न है। और ऐसे में जाहिर है कि वो भावनाओं का उबाल तो आप देखेंगे, लेकिन मुझे ये लगता है कि एक फैक्टर के तौर पर नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में हावी रहेंगे और इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। आपने सीटों के आकलन के बारे में पूछा था, तो मैं यही कहूंगा कि एनडीए जो है वो 20 रहेगा, लेकिन 19 ही रहेगा। जो अब ये इंडिया अलायंस है बहुत पीछे नहीं रहेगा, क्योंकि जिस तरह की तोड़फोड़ और एक क्रेडिबिलिटी होती है, एक नेताओं का विश्वास, एक नेताओं का अपना इकबाल, वो शिंदे और अजीत पवार के पास उनके अपने क्षेत्रों को छोड़कर नहीं है। और वो इकबाल अगर ना होना तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। आप मुख्यमंत्री तो हैं, लेकिन आपका कॉल कहां तक चलता है? आप बन तो गए हैं, लेकिन क्या आप वो एक्सेप्टेबल है? एक दौर में मधु कोड़ा एक विधायक होकर के पूरे झारखंड के चीफ मिनिस्टर हो गए थे, तो वो तो इतिहास में चले गए। कोई याद भी नहीं है कि कभी वो चीफ मिनिस्टर थे भी कि नहीं थे। बाला साहब तो कभी चीफ मिनिस्टर नहीं हुए थे, लेकिन हमारी बातचीत में वो अभी भी आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि फायदा में भले एनडीए रहे, बहुत पीछे नहीं रहने वाला है इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र में। चलिए, महाराष्ट्र की स्थिति में जो सहयोगी हैं वो थोड़े कमतर हैं या फिर उनकी ताकत कमतर है, लेकिन बिहार में तो कमतर नहीं है। नीतीश कुमार जी मतलब इधर जाएं या उधर जाएं, ताकत तो उनकी ही नजर आती है, क्योंकि मुख्यमंत्री की कुर्सी उनसे चिपकी हुई है। वहां पर भी मुख्यमंत्री जी बहुत कंफर्टेबल स्थिति में हो ऐसा नजर नहीं आता है, क्योंकि चिराग पासवान की भी स्थितियां हैं वहां पर, उनके चाचा है, उनकी भी परिस्थितियां हैं जो भारतीय जनता पार्टी को परेशान कर रही हैं। और कहा तो ये जा रहा है कि उन आरजेडी के बातचीत चल रही है उनकी। तो वहां की स्थितियों का आकलन क्या है? देखिए, नंबर 1 पर महाराष्ट्र में भी बीजेपी रहेगी, जहां तक सवाल सीट का है। नंबर 1 पर बिहार में भी रहेगी, और फासला भी रहेगा नंबर 1 और नंबर 2 में। अच्छा। बड़ा स्पष्ट है ये आप महाराष्ट्र के लिए भी मान करके लिए, जो सहयोगी आए हैं उन सहयोगियों को बीजेपी की लाइन पे चलना होगा। कोई डिक्टेट नहीं कर सकता है आज की तारीख में बीजेपी को। और अगर नीतीश बाबू सोच रहे हैं या शिंदे साहब सोच रहे हैं, तो ये गलतफहमी जो है वो थोड़े दिनों में क्लियर भी हो जाए। नीतीश बाबू तो हाफ हाफ लड़ते रहे हैं, तो वो दौर दूसरा था, ये दौर दूसरा है। वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। आज की तारीख में आप मानकर चलिए कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में लगातार विधायकों को जोड़ रही है।
सारे विधायक जुड़ रहे हैं। आपको मैं आज की घटना बताता हूं। एक जेडीयू के विधायक पहुंच गए भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय। बहुत नीतीश जी का नाम लेते हैं, अंदर जाते हुए भी नाम ले रहे थे, बाहर आकर के भी नाम ले रहे थे, और उन्होंने कहा कि हमको भारतीय जनता पार्टी से मुलाकात इसलिए करने गए थे कि हमको एमपी का इलेक्शन लड़ना है और फला सीट से हमें लड़ना है, और हम वही बात करने चले गए थे। ये तो है जनता दल यूनाइटेड की स्थिति। यानी कि अपने नेता से बात नहीं हो रही है, बीजेपी कार्यालय में बात बोल रहे हैं हमारे नेता है नीतीश जी, हम हमेशा उनके साथ हैं। बात करने चले गए भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय, और वहां से बात करके आए, और उन्होंने कहा पॉकेट में रखते हैं हम लोकसभा का टिकट। अभी नीतीश जी ने तय नहीं किया है, बीजेपी ने भी तय नहीं किया, कह रहे पॉकेट में हम रखते हैं, हम तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे। पावर सेंटर उनको समझ में आ रहा है कहाँ है? विधायक है वो। और तो आप ये समझ रहे हैं कि पावर सेंटर जो है फलक्रम किस तरफ है। और जाहिर है कि ऐसे में नंबर 1 पर तो कहीं कोई डाउट ही नहीं है। मुझे तो लगता है जो फासला भी होने जा रहा है शिंदे का और बीजेपी की सीटों का, नीतीश जी का और बीजेपी की सीटों का, वो भी बहुत जबरदस्त रहेगा। और फैक्टर वहां दोनों में वही है कि अगर ये जीत के निकल जाएंगे तो फिर फायदा क्या है इन्हें जिताने का। लोकसभा एनडीए नरेंद्र मोदी के नाम पे जीतती है, ये मान्यता जो है एक बड़े वर्ग में है इस देश में। तो फिर अगर नरेंद्र मोदी के नाम पे कोई जीत रहा है तो उसको ज्यादा जितवाएं क्यों? आपके वोट से हमें मतलब है ना, वो हम आपको कम दें ज्यादा दें, आपका वोट तो ट्रांसफर हो ही जाएगा। हम आपको 16-17 क्यों दें? देखिए 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में 22 जीती हुई सीटों से अपने आप को छोटा किया और 17 पे आई, और 17-17 दोनों बराबर पर लड़े। क्या किया बाद में नीतीश कुमार ने? नीतीश कुमार चले गए। और ये वाकया इन सब अच्छे वातावरण के बीच क्या भारतीय जनता पार्टी को याद नहीं होगा कि हमने 22 से 17 अपने आप को किया था, और ये 17 इनको दिया था और 17 लेके ये चले गए थे। दूसरी बात, क्या आज की तारीख में नीतीश कुमार की जो दिली इच्छा है कि उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, इन सबों की क्या जरूरत है? हम और आप मिल जाते हैं तो फिर सब कुछ हो जाता है। 40 हम और आप मिल जाते हैं तो सब कुछ हो ही जाता है, फिर क्या जरूरत है तीसरे की? इस लॉजिक को मानने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार कहां दिखाई पड़ रही है। नहीं तो अभी तक सीटें फाइनल हो गई होती। लेकिन कंफर्टेबल तो है, कह तो रहे हैं कि हम पहले आप आए थे तो हम चले गए थे, इस बार आप ही के साथ हैं, आप ही के साथ रहेंगे। देखिए नीतीश बाबू क्या है पुराने नेता है, बढ़िया नेता है। अभी के दौर की बात न करें तो एक देश के अच्छे नेता के तौर पर एक जमाने में वो जाने गए हैं। तो जाहिर है कि उनकी शैली, उनका अंदाज एक बढ़िया नेता के तौर पर है। लेकिन हाल के दिनों में जो उनकी कथनी और करनी जो है, वो कब चले जाएंगे ये अब बिहार में लोग कहते हैं कि मोदी जी सब चीज की गारंटी दे सकते हैं, इसकी गारंटी नहीं दे सकते हैं कि नीतीश जी रहेंगे कि नहीं रहेंगे। और देखिए वहां अभी भी एक बहुत बड़ी बहस है। वो बहस है कि क्या वहां लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ होंगे, जो नीतीश बाबू की दिली इच्छा है। और अगर मान लीजिए मोदी जी मना कर देते हैं इसको, जो कि लगता है कि करेंगे ही करेंगे क्योंकि उनका फोकस अभी लोकसभा पर है, तो वो विधानसभा चुनाव क्यों कराएंगे? तो फिर नीतीश जी कितने प्रसन्न रहेंगे? वो दिल्ली आ रहे हैं, और अभी तक उनका और चिराग पासवान का जो एक रनिंग फ्यूड है वो तो अभी तक सॉल्व हो नहीं पाया है। चिराग पासवान ये मानकर चलते हैं कि हमारी पार्टी का जो विखंडन हुआ उसके पीछे नीतीश कुमार है। हमारे चाचा को जिसने प्रेरित किया वो हमारे नीतीश जी हैं, जो आज सहयोगी हैं, जिन्होंने अपने कोटे का मंत्री पद हमारे चाचा को केंद्र में देकर मुझे छोटा करने और खत्म करने की कोशिश की, वो नीतीश जी हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के पास इंतजार करो और एक ऐसी स्थिति बनाओ जहां सामंजस्य बैठे, इसका करने के अलावा और कहां है कोई रास्ता? जाहिर है कि ये सब ऐसी चीजें हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी नुकसान नहीं लेगी। वो कोशिश यही करेगी कि सब साथ रहे, पर ज्यादा से ज्यादा हम लड़े। और मेरा जो आकलन है और जो थोड़ी बहुत जानकारी है उसके अनुसार तो ये है कि जो सीटें ऑफर की गई हैं नीतीश बाबू को, वो पिछली बार की तुलना में बहुत ही कम है, बहुत ही कम है, बेयरली इन द डबल डिजिट। ये स्थिति है कि वो 17 ऑफ थी ना पिछली दफा, वो आधी ना हो जाए, और कहीं वो 8, 10, 11
कहीं ऐसे तो नहीं, क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी सबको कम करेगी और कौन इस टफ निगोशिएशन में ज्यादा ले पाता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन वो जो इस तरफ आया है उसका निगोशिएटिंग पावर तो बहुत ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि उनके आने का प्रोटेस्ट पहले ही से चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा कर रहे हैं। तो ये अपेक्षाकृत छोटे प्लेयर हैं, तो इनके विरोध के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने उनको अकोमोडेट कर लिया। लेकिन उनकी सुनेगी क्या, और आज की तारीख में क्या वो वापसी की स्थिति में है नीतीश? नहीं अगर है तो जाहिर है ऐसा ना हो कि रस्सी, इस रस्सा कस्सी में रस्सी टूट जाए और उधर वाले उधर ही कहीं और चले जाएं, भारतीय जनता पार्टी इधर की इधर रह जाए। और ये बात होने को सीट शेयरिंग में तो ये भी हो सकता है। नहीं, ये बात भी सच है कि देखिए लास्ट चैप्टर अभी तक बिहार में लिखा नहीं गया है। मान लीजिए तोड़फोड़ होने लग जाती है और मैंने सुना है चिराग पासवान को कांग्रेस, आरजेडी सबों से बहुत ऑफर मिल रहे हैं। सब जानते हैं कि रामविलास पासवान की विरासत के असली जो वाहक हैं वही बन गए हैं बिहार में। तो जाहिर है कि उनको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा और भारतीय जनता पार्टी ये होने नहीं देगी। तो ऐसे में जाहिर है कि नीतीश जी को कहीं ना कहीं साइज जो है वो उनका पिछली बार की तरह नहीं रहेगा, कम रहेगा। और ये सब महाराष्ट्र के बाद बिहार का ही नंबर है। अब देखिए 40 और 48 88 सीटें दांव पर लगी हैं। भारतीय जनता पार्टी निगोशिएट करवाने में और पूरा मैनेजमेंट करने में जुटी हुई है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इस काम में माहिर भी है, लेकिन फिर भी सवाल तो उठ रहे हैं। और जब 400 पार का नारा हो तो फिर ये 88 सीटें ऐसे तो भारतीय जनता पार्टी जाने नहीं देगी। देखिए क्या होता है। अपडेट आपको न्यूज़ 24 पर मिलता रहेगा। शो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया।